In our today's video, we are going to discuss about the chemistry of elements of first transition series. Before directly discussing the what is D block, we are get some preview about the periodic table. Firstly, periodic table is comprises of 4 blocks, that is S block, P block, D block and F block. S block is further two groups, first and second group in the periodic table. P block has 13 to 18 group in the periodic table and D block is 3 to 12. As we see that the S and D block is lie in between S and P block, that's why we call it as transition elements, because it has a tendency to show transition from electropositive metal to least electropositive metal. In between D block there is insertion of filling of f orbitals. So there, in order to give the shape to the periodic table, the f block lie in downward in the modern periodic table. Now in our today's topic, we are focused only about the D block elements. In D block elements, if we discuss about the word to word definition, D block element क्या चीज़ है, उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं ऐसे, बिकॉज वी कॉल इट एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. क्यों? क्योंकि वहाँ पर ट्रांजिशन हो रही है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल टू लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल. तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगा कि दोज एलिमेंट्स विच है पार्शली फिल्ड डी सबशेल इन देयर एलिमेंट्री फॉर्म इज कॉमनली इन देयर कॉमनली अकरिंग स्टेट. जिस ऐसे एलिमेंट्स सारे के सारे डी ब्लॉक के पार्ट होंगे जहाँ पर पार्शली फिलिंग किसकी हो रही है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की हो रही है या डी ऑर्बिटल की फिल हो रही है. जैसे अब एस ब्लॉक हम उन्हें क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसे एलिमेंट्स जिनमें लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हो रहे हैं, आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, एस ऑर्बिटल, तो वो एस ब्लॉक का पार्ट हो गए. पी ब्लॉक हमें किन एलिमेंट्स को बोलते हैं जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ पर एंटर हो रहे हैं, पी ब्लॉक में. तो अभी फिर सिमिलर वे में अगर हम डेफिनेशन डी ब्लॉक की डिज़ाइन करें तो वो भी कैसे होगी, जिसमें लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहे हैं, डी ब्लॉक में. तो और डेफिनेशन में एक चीज़ और ध्यान जिस पे आपका फोकस होना चाहिए कि वहाँ पर पार्शली फिल्ड डी सबशेल होगा. वो सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे जहाँ पर पार्शली फिल्ड डी सबशेल होगा. लेकिन जैसे जिंक, कैडमियम और मरकरी हमारे डी ब्लॉक के लास्ट एलिमेंट्स है, जैसे 12th ग्रुप है हमारा, वो कम्प्लीटली फिल्ड है. तो अगर हम बाय डेफिनेशन सोचें तो जिंक, कैडमियम और मरकरी हमारे डी ब्लॉक का पार्ट नहीं है, लेकिन उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो डी ब्लॉक के साथ मैच करती हैं. दैट्स वाई वी कंसिडर इट इन द डी ब्लॉक. तो अब हमारे पास डी ब्लॉक फर्दर कितनी सीरीज़ में डिवाइड हुआ है, 4 सीरीज़ में. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कैसी होगी, स्कैंडियम टू जिंक. तो अगर आप पीरियोडिक टेबल ओपन करके देखोगे तो फर्स्ट सीरीज हमारी कहाँ से शुरू हो रही है, स्कैंडियम टू जिंक. यहाँ पर 3D की फिलिंग होगी, दैट्स वाई वी कॉल इट एज 3D ट्रांजिशन सीरीज. या फिर पीरियड कौन सा है, फोर्थ पीरियड. तो यहाँ पर सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में कहाँ से स्टार्ट होगी, यट्रियम टू कैडमियम. वहाँ पर किसकी फिलिंग हो रही है, 4D ऑर्बिटल की, और पीरियड कौन सा है, फिफ्थ. थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कौन सी है, पहला एलिमेंट लेंथनम है. उसके बाद कोमा डालने की वजह यह है कि यहाँ पर उसके बाद जो 14 एलिमेंट्स हैं वो किसके हैं, एफ ब्लॉक के हैं. तो वो हमने पीरियोडिक टेबल में नीचे शो किए हुए हैं, और वो क्योंकि उनमें लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं, एफ ब्लॉक में जा रहे हैं. तो उसके बाद हमारे पास सीरीज़ कैसे कंटिन्यू होती है, हॉफनियम टू मरकरी. तो वहाँ पर किसके ऑर्बिटल की फिलिंग है, 5D ऑर्बिटल की, और 6 पीरियड है. तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास लास्ट सीरीज़ क्या है, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़, एक्टीनियम. सीरीज़ कौन सी है, एक्टीनियम. फिर से ऐसे ब्रेक डाला हुआ है क्योंकि उसके बाद 14 एलिमेंट्स किसके हैं, एफ ब्लॉक के हैं. हमारे पास एक्चुअल में डी ब्लॉक में कौन से हैं, रदरफोर्डियम टू कॉपर्निशियम. 60 ऑर्बिटल्स फिल्ड और सेवन्थ पीरियड है. तो अभी यहाँ पे हमारी डिस्कशन में, इस चैप्टर में हमारी डिस्कशन किस पर फोकस रहेगी, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, दैट्स वाई हाईलाइटेड इट. उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इन्वॉल्व होंगी. अब हमारे नेक्स्ट है हमारे पास जनरल फीचर्स और एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन.
तो इसमें क्या है कि जब तक हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, हमें पता है हाइड्रोजन एटम में सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, तो उसके बिहाफ पर हमने ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कर ली थी, जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s, ऐसे हमने डायग्राम ड्रॉ कर ली थी। और जो जो एनर्जी लेवल्स हमने हाइड्रोजन के लिए सिग्निफाई किए थे वो सारे ऑर्बिटल्स उसी लेवल पे हैं। लेकिन क्या होता है, जब हमारे पास मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स में क्या आ जाती है, स्क्रीनिंग पावर। मतलब हमारे इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, स्क्रीन करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्चुअल में जो न्यूक्लियर चार्ज हमारा न्यूक्लियस अप्लाई करेगा, हमारे आउटर मोस्ट शेल उतना न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन फील नहीं करेंगे। तो इसका क्या होगा, कुछ एक तो इससे हमारे पास क्या होगा, हमारे कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनका ट्रेंड्स एनॉमलस हो जाएगा। और सेकंड क्या होगा, हमारे एनर्जी ऑर्बिटल्स क्या आ जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि वो ऐसी कोई भी रिपल्शन या इंट्रैक्शन ज़्यादा फील नहीं कर रहे, इसलिए हमारे एनर्जी लेवल्स क्या हो जाएंगे, समवट क्लोज हो जाएंगे। और यही केस हमारे पास डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स में इन्वॉल्व है। हमारे पास एस और पी डी हमारे पास सेम सब शेल में का पार्ट होते हैं, लेकिन क्या होता है, जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है तो 3s और 3p तो हमारे उसी लेवल पे होते हैं, मतलब लोअर इन एनर्जी होते हैं। लेकिन हमारा 3d ऑर्बिटल क्या है, वो हायर इन एनर्जी हो जाता है आफ्टर एटॉमिक नंबर 25। तो उसमें क्या होगा, अगर वो d ऑर्बिटल हायर इन एनर्जी हो गया तो 4s ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। इसलिए जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करते हैं तो हम 3s 3p में इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद हमारा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर जाता है, 4s शेल में एंटर कर जाता है, ना कि 3d में। तो यही केस होगा। तो हमारे पास जो एनर्जी एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज़ होता जाएगा, हमारे एनर्जी लेवल्स क्या होते जाएंगे, डिक्रीज़ होते जाएंगे। और हमारे पास जो फार्मूला न्यू डिज़ाइन हो जाएगा, जो हमारा ओल्ड फार्मूला था तो हम उसमें क्या करते थे, -13.6 n²/z², ऐसा फार्मूला होता था। लेकिन जब हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से हमारा फार्मूला किस में चेंज हो गया, Z* इंट्रोड्यूस हो गया। तो अभी Z* क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब जितना न्यूक्लियर चार्ज हमने कैलकुलेटेड किया था उससे कम न्यूक्लियर चार्ज हमारे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। तो एज अ रिज़ल्ट हमारे स्क्रीनिंग की वजह से हमारी एनर्जी ऑर्बिटल्स की क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, और हमारे एनर्जी लेवल्स क्या हो जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं। और अगर हमें शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर स्टडी करना है तो s ऑर्बिटल सबसे बेटर शील्डिंग करता है, देन p, देन d, देन f, क्योंकि हमारे पास जैसे जैसे हम इस अलॉन्ग मूव करते जाते हैं अलॉन्ग द राइट साइड, तो हमारे पास क्या होता है, शेप ड्यू टू इरेगुलरिटी इन शेप, तो वो उनकी स्क्रीनिंग पावर थोड़ी सी कम हो जाती है, इसलिए शील्डिंग डिक्रीज़ करनी शुरू कर देती है। हम विद द हेल्प ऑफ स्लेटर रूल भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे एक्चुअल इलेक्ट्रॉन कितना स्क्रीनिंग फील कर रहे हैं। तो इसी बिहाफ पे हमने डिसाइड किया, पहले हमने 3D को लोअर इन एनर्जी रखा और फिर 4s को लोअर इन एनर्जी देखा। दोनों केसेस में हमारी स्क्रीनिंग पावर 4s की बेटर थी, तो इसलिए हमारे पास पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा, देन हमारे इलेक्ट्रॉन 3D में इंट्रोड्यूस होगा। तो इसलिए इस एनॉमलस बिहेवियर को एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ पेनिट्रेशन पावर, हम इस एनॉमलस बिहेवियर को पेनिट्रेशन पावर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पेनिट्रेशन पावर होती है जो ऐसे ऑर्बिटल जो न्यूक्लियर चार्ज के लिए ज़्यादा लेस शील्डेड फील करते हैं न्यूक्लियर चार्ज की तरफ, तो वो इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से वो अंदर की तरफ आएंगे, न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो शायद सेकंड रीज़न ये भी हो सकता है कि s ऑर्बिटल का न्यूक्लियस के पास आने की वजह से हमारा 3D क्या हो गया, पीछे हो गया, और s ऑर्बिटल क्या आ गया, न्यूक्लियस की तरफ आगे की तरफ आ गया। तो पेनिट्रेशन का एक्सटेंट भी सेम ऑर्डर में है, s ज़्यादा पेनिट्रेट करता है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज के टुवर्ड्स ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, और p उसके बाद देन d देन f। तो अभी नेक्स्ट पार्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हम सिर्फ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ टेबल में भी उसी की डिस्कशन है, मैंने सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मेंशन की है। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में एनॉमलस नेचर देखो, अभी हमने बोला था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है एंटर पहले किस में करेगा, 4s में, बाद में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा 3D में। पर जब हम इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी क्या बोलती है, इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकालना होता है तो आउटर मोस्ट शेल से जाना चाहिए, तो हमारा आउटर मोस्ट शेल क्या होगा, हमारा आउटर मोस्ट शेल होना चाहिए था D।
क्योंकि हमने बाद में इलेक्ट्रॉन किस में एंटर किए हैं, डी में एंटर किए हैं। तो इसका मतलब जब आयनाइजेशन एनर्जी हमने अप्लाई करनी थी तो पहला इलेक्ट्रॉन भी किससे जाना चाहिए था, डी ऑर्बिटल से। लेकिन बिल्कुल इससे ऑपोजिट बिहेवियर शो होता है। जब एक बार इलेक्ट्रॉन 4s में एंटर कर जाते हैं तो 4s की एनर्जी क्या हो जाती है, हायर हो जाती है, और 3D इनर शेल होता है तो अंदर की तरफ पेनिट्रेट कर जाता है। इसलिए हमारे पास जब भी हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तब भी हम s में फिल करते हैं, और जब भी हमने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना होता है तब भी पहले इलेक्ट्रॉन हम s में से बाहर निकालते हैं। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उस वे में मेंशन की है जिस वे में हम इस सिस्टम से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सकें। तो हमारे पास नियरेस्ट नोबल गैस इसके लिए आर्गन थी, स्कैंडियम 3d1 4s2। उसी वे में मैंने सारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मेंशन की है। तो आप इसे कैसे याद रख सकते हो, जैसे हमारे पास स्कैंडियम 21 है, तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में डाउट हो तो आप कैसे कर सकते हो, उल्टा करके 2 1 21। तो यहाँ पर टाइटेनियम की क्या है, 22 है, इसे कैसे लिख सकते हो 2 2। वेनेडियम की 23 है तो इसे कैसे लिख सकते हो 2 3। लेकिन इस सीरीज़ को ऐसे याद रखने से इलेक्ट्रॉन फिलिंग, यहाँ पर एक्सेप्शनल बिहेवियर है क्रोमियम और कॉपर में, तो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। तो क्रोमियम में क्या है, हमारे पास 3d5 4s1। तो इसका मतलब रीज़न क्या है, क्योंकि हमें पता है हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन और फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन क्या होती हैं, ज़्यादा स्टेबल होती हैं। इसलिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या अचीव करना चाह रहा है, D5 और D10 की कन्फिग्रेशन। और वैसे भी हमारे पास डी ब्लॉक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसीलिए शो करते हैं क्योंकि डी और एस की एनर्जी में ज़्यादा फर्क नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अटेन हो सकती है थ्रू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और थ्रू फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन, तो एलिमेंट्स वो ट्रांजिशन को प्रेफर करते हैं। तो उसी वे में मैंने सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मेंशन की हैं। तो स्कैंडियम, अब हम इसकी आयनिक कन्फिग्रेशन मेंशन करें। आयनिक का पर्पस ये है कि हमें पता हो कि इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल से कहाँ से जा रहा है। तो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव का मतलब क्या है, पहले S से फिर एक D से। टाइटेनियम 2 पॉजिटिव, देखिए पहले S से गए दोनों इलेक्ट्रॉन और D का एज सच रह गया। तो इससे हमें क्लियर हो गया कि हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ से पहले जाएगा, आउटर मोस्ट शेल हमारा कौन सा हो गया इलेक्ट्रॉन फिलिंग के बाद 4s हो गया। इन दिस वे मैंने सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास है जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो जनरल करैक्टरिस्टिक्स में अभी हमने इनके बारे में कोई भी रीजनिंग मेंशन नहीं करनी, जस्ट पॉइंट मेंशन करनी है जो जो इनकी करैक्टरिस्टिक हम ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल्स क्या हैं, हार्ड, क्योंकि हमें पता है मेटल्स हार्ड नेचर के होते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी एग्जिस्ट करती हैं। एक्सेप्शन कौन सी है, ग्रुप 11 के मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, दे हैव हायर हीट ऑफ वेपराइजेशन देन नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। तो उनकी हायर हीट ऑफ, क्योंकि मेटल में वेपराइजेशन का मतलब है उन्हें वेपर फॉर्म में चेंज करना, दैट मीन्स उनकी इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो जल्दी जल्दी वो सॉलिड से गैसेस फॉर्म में चेंज नहीं होते। दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के हैं क्योंकि हमें पता है एस ब्लॉक सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इसका मतलब उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक से थोड़ा कम होगा लेकिन पी ब्लॉक से ज़्यादा होगा। तो हमारे पास नेक्स्ट है, ऑल दी ट्रांजिशन मेटल एटम्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी क्या है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है क्योंकि ये हार्ड है और इनका क्योंकि हमारे पास 3D की फिलिंग हो रही है। 3D मतलब इनर सबशेल फिल हो रहा है, इसका मतलब हमारा एटॉमिक वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक वॉल्यूम हमारा इनके डिक्रीज़ होने की वजह से, अंदर की तरफ के शेल फिल होने की वजह से एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से डेंसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मोस्ट ऑफ देम आर कलर्ड कंपाउंड्स, इनके कलर्ड कंपाउंड, इसका रीजनिंग भी हम आगे करेंगे। दे एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इस पॉइंट की भी आगे डिस्कशन होगी। दे फॉर्म अलॉय विद द मेटल्स, तो अलॉय विद मेटल्स का मतलब क्या है, एग्जांपल कॉपर और गोल्ड की सबसे अच्छी है। एलॉय का मतलब होता है जैसे गोल्ड हमारे पास प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो अगर प्योर फॉर्म में, उस प्योर फॉर्म बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर की होती है, उसे हम किसी भी डिज़ायर्ड शेप में चेंज नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू चेंज इन टू डिज़ायर्ड शेप वी हैव टू इंट्रोड्यूस कॉपर इन इट सो दैट इट प्रोवाइड हार्डनेस टू द गोल्ड। तो हम उसे डिज़ायर्ड शेप में चेंज कर सकते हैं।
दे एक्ट एज गुड कैटलिस्ट। सबसे ज़्यादा जो इसकी प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, मोस्टली जो ट्रांजिशन कंपाउंड्स हमारे पास जनरेट होते हैं वो ज़्यादातर कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल साइड में लिखा हुआ है, COCO5 2 नेगेटिव इज़ यूज्ड एज अ कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन के लिए यूज़ होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है एटॉमिक रेडियाई। तो एटॉमिक रेडियाई सबसे पहले जैसे हम S ब्लॉक और P ब्लॉक के लिए करते हैं, अलॉन्ग द पीरियड जैसे जैसे हम मूव करते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज़ क्या होता रहता है, डिक्रीज़ होता रहता है। और उसकी वजह से क्योंकि सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे होते हैं, लेकिन जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो डिफरेंट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, इस वजह से साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन एटॉमिक रेडियाई D ब्लॉक 3 ट्रेंड्स के बिहाफ पर आप रीजनिंग करोगे। सबसे पहले जब तक हमारा एटॉमिक नंबर 21 to 24 तक रीच करता है तो एटॉमिक साइज़ क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। तो उसका रीज़न तो हम एज़ यूजुअल दे देंगे, क्योंकि अगर हम पीरियड की में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन सेम शेल में एंटर करते हैं, जिस वजह से साइज़ इतना बढ़ नहीं पाता और एटॉमिक साइज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहता है, जिस वजह से अट्रैक्शन न्यूक्लियस टूवर्ड्स इंक्रीज़ करती है और हमारा साइज़ क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो 24 तक ये रीज़न सही है। लेकिन 25 और 26 एलिमेंट क्या है, स्टेडी, मतलब उनका रेडियस क्या है, इंक्रीज़ नहीं करता, कांस्टेंट रहता है, मतलब डिक्रीज़ नहीं करता, कांस्टेंट रहता है। तो उसका रीज़न क्या है, हमारे पास दो तरह की फोर्सेस इंट्रोड्यूस हो जाती हैं। एक तो हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है, न्यूक्लियस इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो सेकंड फोर्स है हमारे पास, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या करेगी, साइज़ को इंक्रीज़ करेगी और हमारे पास जो न्यूक्लियर चार्ज है वो साइज़ को क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। लेकिन मैग्नीज और आयरन में क्या होता है, ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाती हैं, एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देती हैं, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट एग्जैक्ट अमाउंट में होती हैं। तो नेट इफेक्ट क्या होता है, रेडियस ना बढ़ता है ना कम होता है, तो एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। और जो थर्ड ऑर्डर हम देखते हैं वो क्या है, एटॉमिक रेडियाई स्लाइटली इंक्रीज़ कर जाता है। जैसे जैसे हम एंड की तरफ मूव करते हैं, जैसे जैसे हम जिंक की तरफ जा रहे हैं तो हमारा साइज़ क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो उसका रीज़न हम क्या दे सकते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, क्योंकि अभी क्या था, जब तक 21 to 25 था तो इलेक्ट्रॉन क्या थे, सिंगली फील्ड थे। हमें पता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कहाँ से स्टार्ट होगी, जब हम 26 में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो पेयरिंग स्टार्ट होगी, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंट्रोड्यूस हो गई। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मैक्सिमम कब होगी, जब सारे के सारे डी सेल में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, फुली फिल्ड हो जाएंगे, यानी कि जिंक का केस होगा। तो सारे एक मैक्सिमम रिपल्शन शो करेंगे। मैक्सिमम रिपल्शन शो करने की वजह से यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज क्या कर जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और हमारे पास इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या कर जाएगी, ओवरवे कर जाएगी अट्रैक्शन फैक्टर। तो ऐसा रिजल्ट क्या होगा, जैसे जैसे हम एंड ऑफ द सीरीज़ मूव करेंगे हमारे पास चार्ज क्या होता रहेगा, साइज़ क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो मैंने ये दोनों पॉइंट्स का जो नोट है यहाँ पर बना दिया। तो मैग्नीज का आयरन दोनों फोर्सेस क्या है, काउंटर बैलेंस है, इसलिए उनका साइज़ कांस्टेंट रहता है। लेकिन जिंक में क्या है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या हो जाती है, प्रीडोमिनेट कर जाती है, इसलिए उनका साइज़ क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई में क्या चीज़ है, आयनिक में हमारा जैसे एटॉमिक साइज़ होगा किसी भी एलिमेंट का, वैसे ही उसके आयन का साइज़ होगा। अगर वो साइज़ में उसका एटम बड़ा है, एलिमेंट बड़ा है, तो उसकी आयनिक फॉर्म भी उससे साइज़ के कंपैरिजन, जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो उस कंपैरिजन ही छोटी होगी। तो मैंने एक ऑर्डर फिक्स कर लिया कि हम आयंस हर एक एलिमेंट में से 2 ही रिमूव करेंगे, तो उस ऑर्डर में मैंने ये मेंशन किया हुआ है। तो एज सच आयनिक रेडियाई भी उसी तरह वेरी करेगा। जैसे आयरन का अभी हमने बोला कि एटॉमिक साइज़ दोनों के, उसके कंपैरिजन थोड़ा सा कांस्टेंट रह गया, तो उस जैसे हम उनका आयन रिमूव करेंगे तो साइज़ भी ऑलमोस्ट उनका सेम हो जाएगा। तो उस वे में तो हमारे पास डेंसिटी क्या है, डेंसिटी क्या होगी, मैंने उस टाइम भी बोला था कि हमारे पास डी शेल में ही इलेक्ट्रॉन एंटर होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट करेगा उनको एलिमेंट न्यूक्लियस की तरफ, जिसकी वजह से हमारा एटॉमिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और वॉल्यूम क्या होता है, मास ओवर डेंसिटी क्या होती है, मास ओवर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम और डेंसिटी इन्वर्सली है। अगर हमारा वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा है तो उसके कॉरेस्पॉन्ड हमारी डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज़ करने लगेगी।
तो हमारे पास नेक्स्ट है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करें तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर किस पे डिपेंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, मोर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर द इंटरेक्शन ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। तो हमारे पास क्या है, जितने ज़्यादा हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी और उतनी ज़्यादा मेटल की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। अगर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो हमारे पास उसके कॉरस्पॉन्ड उसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, और मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर भी वैसे ही होगा जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का होगा। तो अभी हमने पता है स्कैंडियम की कन्फिग्रेशन 3d1 होती है और 4s2 है, पेयर होता है तो उसको कंसिडर नहीं कर सकते, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहेंगे, इंक्रीज करेंगे, पहले तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, और उसके बाद फर्दर क्या कर देगा, डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी सिंपल है, इलेक्ट्रॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, मतलब हमें आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए कितनी एनर्जी अप्लाई करनी पड़ रही है, वो हमारे पास होती है आयनाइजेशन एनर्जी। तो अभी हमने जब तक ये फैक्टर स्टडी किया है तो आयनाइजेशन एनर्जी को हम समझ सकते हैं। जैसे जैसे हमारे पास साइज़ क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, साइज़ जितना ज़्यादा छोटा होगा उतना ज़्यादा हमें ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स न्यूक्लियर, और उन्हें इजेक्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें क्या फैक्टर इंट्रोड्यूस हो गया कि n- मतलब डी शेल क्या है, ज़्यादा स्क्रीनिंग शो कर रहा है। जैसे जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, डी सब शेल ज़्यादा अट्रैक्शन शील्ड स्क्रीनिंग इंट्रोड्यूस कर रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे आउटर ns इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम फील कर रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज कम फील कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए हमें एनर्जी कंपैरेटिवली कम देनी पड़ेगी। तो वही यहाँ पर बोला हुआ है कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ तो करती है लेकिन बहुत स्लोली, क्योंकि साइज़ का फैक्टर लास्ट में जाते जाते इंक्रीज़ कर रहा है। इस वजह से हमारा अगर साइज़ इंक्रीज़ हो गया तो हमें आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो इसलिए एनर्जी का कोई आयनाइजेशन एनर्जी का भी कोई रेगुलर ऑर्डर नहीं है, वो भी कम इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट है हमारे पास मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का रिलेटिवली लो आयनाइजेशन एनर्जी। इसमें मेटेलिक कैरेक्टर में हम क्या क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एक तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी का फैक्टर, क्योंकि इनका आयनाइजेशन एनर्जी कंपैरेटिवली लो होता है। सेकंड फैक्टर है इनके पास नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स आउटर मोस्ट शेल के। थर्ड फैक्टर हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि इनकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इस वजह से इनका मेटेलिक जो हमारी एनर्जी ओवरऑल जो नेट फैक्टर निकल कर आता है कि इनकी एटमाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। नेक्स्ट हमारे पास है रिड्यूसिंग करेक्टर। द टेंडेंसी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब कौन सा मेटल इलेक्ट्रॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इन द टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग करेक्टर, मतलब मेटल चेंज हो जाए Mn पॉजिटिव प्लस Na इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन लीव करे। तो जितना ज़्यादा लेसर द नेगेटिव वैल्यू E0 इज़ अ स्ट्रॉन्गर इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट। जितना ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू कम होगा उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यही टेबल पे मैंने मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर सबसे बेटर रिड्यूसिंग एजेंट इसमें हमारे पास कौन सा है, फिर 1.63। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है मैग्नीज 1 - 1.18। उसके बाद उस तरह से 1 वेनेडियम। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगा उतना बेटर वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी की, और हमारे एटम का साइज़ क्या है, छोटा है, तो इनकी हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। हमने उस टाइम भी पॉइंट डिस्कस किया था। ये जल्दी इनकी हाई वेपराइजेशन की वजह से, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से ये जल्दी जल्दी किसी के साथ रिएक्टिविटी शो नहीं करते। तो नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हमारी आज की टॉपिक का लास्ट डिस्कशन टॉपिक है। तो इसमें क्या है, हमारे पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का पहला रीज़न जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, ns ऑर्बिटल्स और n-1d ऑर्बिटल्स की एनर्जी ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। इस वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, वेरिएबल होगी।
तो हमारे पास एस के इलेक्ट्रॉन्स है, डी के इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के जो मतलब वर्सटैलिटी है वो क्या है, इंक्रीज़ कर दी। +2 +3 मैंने कुछ एग्जांपल्स की मेंशन की है, आप सारे टेबल की अपने बुक में से देख सकते हो। टाइटेनियम की हमारे पास +2 का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी इन सब में, क्योंकि हमारे पास एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो +2 तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है इन सब की। +3 और +4 डिपेंड करता है डी इलेक्ट्रॉन कब इजेक्ट होते हैं। तो वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, तो जो मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैंने ब्रैकेट पे मेंशन की हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, पर वो उनका कंपाउंड कोई स्टेबल एग्जिस्ट नहीं करता। तो नेगेटिव यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब है वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, अनस्टेबल नेचर की हैं। और यहाँ पर हम +8 ऑक्सीडेशन स्टेट तक स्टडी कर सकते हैं। +8 ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे तो हमें पता है आयरन में 6 इलेक्ट्रॉन एस डी में होते हैं और एस में 2, तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन में ही 8 हो सकती थी। लेकिन आयरन ज़्यादातर +2 और +3 में ही स्टेबल है, पर इसके जो लोअर कंजेनर्स हैं वो कंजेनर्स में रुदीनियम और ऑस्मियम वो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो इसमें हमने नंबर ऑफ़ फैक्ट्स स्टडी किए हैं कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए है क्योंकि डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है और एस ऑर्बिटल, उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है। ज़्यादातर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 कॉमन है सब में, क्योंकि 4s के इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं। +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर जो भी +2 और +3 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट हैं उनके कंपाउंड्स आयनिक हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, तो कोवलेंट बॉन्ड की टेंडेंसी क्या होती रहेगी, इंक्रीज़ होती रहेगी। इसका मतलब ये है कि 2 या 3 इलेक्ट्रॉन देना पॉसिबल है। अगर हम बात करें रुदीनियम में +8 ऑक्सीडेशन एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो 8 इलेक्ट्रॉन उठाकर आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए किसी लिगेंड को दे देगा। तो इसका मतलब है वहाँ पर प्रेफरेबली कौन सा बॉन्ड होगा, कोवलेंट ही होगा। वेन द मेटल्स आर 0 और लोअर देयर कैन बी नो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मेटल और आयन। जब भी 0 होगी ऑक्सीडेशन स्टेट तो मेटल और आयन में कोई इंट्रैक्शन नहीं होगी, तो फॉर्मेशन ऑफ सेवरल बॉन्ड्स बाय वन मेटल एटम नॉर्मली रिजल्ट इन नेगेटिव चार्ज। तो जैसे जैसे अब लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि मेटल का खुद का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव नहीं है, तो वो नेगेटिव की तरफ क्या करती रहेगी, शिफ्ट करती रहेगी। तो हमारे पास इसके भी यहाँ पर हमने आयनाइजेशन एनर्जी, रिडक्शन पोटेंशियल और सॉल्युबिलिटी का फैक्टर लिखा है। सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी सिंपल है, इसमें क्या है, जितना ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी कम होता जाएगा उतनी ज़्यादा हमारे कंपाउंड की थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी होगी उस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इसे प्रूव करने के लिए मैंने एक एग्जांपल ली है, आप कोई से भी एग्जांपल ले सकते हो। निकल की आयनाइजेशन एनर्जी पहले 2, यानी कि एस इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करते हैं तो उनकी वैल्यूज़ ये हैं, प्लेटिनम की भी, और जब हम डी में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तब हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी ये है। तो इस टेबल से हमने क्या डिड्यूस किया कि निकल 2 पॉजिटिव उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, मतलब वो इस इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन ईजिली दे देगा, तो उतना ज़्यादा वो क्या होगा, थर्मोडायनेमिक स्टेबल होगा, तो प्लेटिनम के कंपैरिजन। लेकिन जब हम प्लेटिनम 4 पॉजिटिव की एनर्जी देखते हैं तो वो लो है और उसकी हाई है, तो इसका मतलब प्लेटिनम 4 पॉजिटिव क्या है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। सेकेंड फैक्टर है हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो हमने पहले भी डिस्कस किया है। जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल हमारा कम होगा उतना ज़्यादा हमारा पर्टिकुलर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी। तो उसे प्रूव करने के लिए एग्जांपल ये है, कॉपर पॉजिटिव में से अगर इलेक्ट्रॉन 1 लेंगे तो कॉपर में चेंज होगा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ये है। कॉपर 2 पॉजिटिव में से 1 इलेक्ट्रॉन लोगे तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ये है। तो कॉपर 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास दैट मीन्स क्या हो गई, ज़्यादा स्टेबल हो गई एज़ कम्पेयर टू कॉपर पॉजिटिव। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसा होगा, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, जो हमारे पास पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करती है कि अगर हमारा सॉल्वेंट बेटर कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट हुआ तो वो पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। लेकिन अगर हमारा सॉल्वेंट है वो पुअर कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट हुआ तो इसका मतलब है वो पर्टिकुलर जो हमारी स्टेट होगी वो क्या होगी, अनस्टेबल होगी। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।